नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप इसमें एस्टेट का एग्ज़ाम है, आपका सी टेट का है, यूपी टेट है, आर टेट है, कोई सा भी एग्ज़ाम है जिसमें पैडागोजी जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी के लिए हम यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटे वाले आइकन है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इस चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। या फिर आप जीके बाय रीडिंग लवर्स नाम से अगर सर्च करेंगे तो उसके बाद भी जो आप हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। और एक जो है संस्कृत वालों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आई है, पीजीटी संस्कृत फीमेल वालों के लिए, तो इसके ऊपर जो हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है वो वाली वीडियो जो आपको या तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी, या फिर जो ऊपर कोने में जो आई बटन है इस पर मिल जाएगी। तो किसी भी माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। तो पीजीटी संस्कृत फीमेल वालों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से सीखने के रूप में आकलन यह सहायता करता है बच्चों के बीच सीखने के लिए सीखने के कौशलों का निर्माण, लेबलिंग के बिना रिपोर्टिंग या बच्चों की तुलना करना, शिक्षक को शिक्षण अधिगम को संशोधित करने और समीक्षा करने में सहायता करता है, या सीखने के अंतर को जानने में सहायता करता है। तो सीखने के रूप में आकलन ये सहायता करता है ऑप्शन 1, बच्चों के बीच सीखने के लिए सीखने के कौशलों का निर्माण करना, जिसके माध्यम से सीखने की प्रक्रिया की समीक्षा करने में सहायता मिलती है। और यहाँ पर जो ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं, पूरा जो एग्जाम में थे उनमें क्वेश्चन या आ चुके हैं। नेक्स्ट है, बच्चों की शिक्षण अधिगम और आकलन तकनीकें ये सम्मिलित करती हैं बच्चों के विचारों की खोज, दैनिक जीवन के अनुभव, वर्तमान समझ का आकलन करने हेतु वर्कशीट। तो ये कोट वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाने लगे हैं। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन 1 को माना गया था, तीनों जो यहाँ पर ये इसमें सही माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से नेत्रहीन बच्चों को ज्यामितीय विचारों की व्याख्या की जा सकती है मौखिक विवरण और मूर्त अनुभव के द्वारा, अमौखिक विवरण और मूर्त अनुभव के द्वारा, मौखिक विवरण और अमूर्त अनुभव के द्वारा, या केवल मौखिक विवरण के द्वारा। और यहाँ पर एक ऑप्शन 1 है, मौखिक विवरण और मूर्त अनुभव के द्वारा। तो पूर्ण रूप से नेत्रहीन बच्चों को ज्यामितीय विचारों की व्याख्या मौखिक विवरण और मूर्त अनुभव के द्वारा की जा सकती है। नेत्रहीन बच्चे ब्रेल लिपि के माध्यम से अधिगम करते हैं। तो जो ये नेत्रहीन बच्चे इनकी लिपि है ब्रेल लिपि। और नेत्रहीन बच्चे देखने में अक्षम होते हैं परंतु श्रवण शक्ति उनमें विद्यमान होती है, तब मौखिक विवरण को भी आसानी से समझ सकते हैं और साथ ही हाथों से ब्रेल लिपि को स्पर्श कर मूर्त अनुभव से अधिगम करते हैं। तो उनकी लिखाई जा वो कुछ अक्सर उसमें उभरे हुए होते हैं, जिसके ऊपर हाथ रखकर वो या उसका पता लगा लेते हैं। नेक्स्ट है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का आकलन करते समय शिक्षक को बच्चों के बीच तुलना करनी चाहिए, बच्चों का दिमाग खराब बुद्धिमान आदि लेबल करना चाहिए, सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि अंकों पर, साप्ताहिक परीक्षण का अभ्यास कराना चाहिए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन 3 है, सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए न कि अंकों पर। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन करते समय एक शिक्षक को सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए न कि अंकों पर। और एक शिक्षक को कभी भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की सामान्य बच्चों के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए, और न ही बच्चों का दिमाग खराब बुद्धिमान आदि का लेवल करना चाहिए। एक शिक्षक के लिए सभी बच्चे सामान्य होते हैं और सभी के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए, न कि जो बच्चे कम पढ़े हैं या धीमा चलते हैं उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाए, या जो तेज बुद्धि वाले हैं उनके साथ ज़्यादा व्यवहार किया जाए। तो इससे जो हीन भावना बच्चे के अंदर उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर समान व्यवहार करने की बात ही कही गई है। तो शिक्षक के इस व्यवहार से विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी विशेष रूप से लाभान्वित होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर जीन पियाजे। तो ये जो जीन पियाजे जो है, इनके अनुसार बच्चे वस्तु के मानसिक निरूपण पर सक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकास की किस अवस्था में विकसित करते हैं? औपचारिक, संवेदी, मूर्त या पूर्व सक्रियात्मक अवस्थाएं। तो ये सभी के सभी यहाँ पर जीन पियाजे की अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर जो इसमें सी आंसर जो माना गया है, तो ये मूर्त सक्रियात्मक जो अवस्था से माना गया है। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर सक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकास की मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में विकसित करते हैं, और जो अवस्था यहाँ पर 7 से 11 वर्ष की होती है। औपचारिक सक्रियात्मक यह विकास की अंतिम अवस्था है जो 7 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। और जो संवेदी है, इस अवस्था में सभी मानसिक संक्रियाएं संवेदी प्रक्रियाओं के रूप में संपन्न होती है। जैसे भूख लगने पर बच्चा रोना शुरू कर देता है, कि बच्चा जब रोने लग जाता है तब उसकी माता को पता लग जाता है कि बच्चा जो है दूध मांग रहा है। तो यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। और पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बच्चा अपने प्रवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें भेद करने लगता है, और यह अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो है एक कोट वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षम बच्चों के संदर्भ में सही है? तो अक्षम बच्चों के संदर्भ में इनमें अवधान से जुड़े विकार होते हैं। इसमें पेशे समन्वय, हस्त निपुणता अपेक्षाकृत उच्च कोटि के होते हैं। ये बच्चे मौखिक अनुदेशों को समझने और अनुसरण करने में असफल होते हैं। और कोट जो है इसमें माना गया है ऑप्शन 3 को। तो यहाँ पर 1 और 3 जो है ये सही इसमें माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इंद्रधनुष के रंगों को VIBGYOR की तरह याद किया जाता है। यह स्मृति को बढ़ाने की कौन सी तकनीक है? जब हम इन अक्षरों को इस प्रकार से लिखेंगे VIBGYOR, तो V का मतलब वॉयलेट बैंगनी, I का मतलब इंडिगो, और B का मतलब ब्लू नीला, G ग्रीन हरा, Y येलो पीला, O ऑरेंज नारंगी और रेड लाल। तो इस प्रकार की ये यहाँ पर ये बताई गई है तकनीक, जिससे आप रंगों को याद कर सकते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर ये प्रथम अक्षर तकनीक ये माना गया है। एक एक अक्षर है सभी कलर का। नेक्स्ट है पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन तथा किसी चुनौती का सामना होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता इनमें से क्या है? अभिक्षमता है, रुचि है, बुद्धि या व्यक्तित्व है, और ये मान गई है यहाँ पर बुद्धि। तो पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन और किसी चुनौती का सामना होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता बुद्धि है। और बुद्धि विवेक के माध्यम से ही मनुष्य विद्यमान संसाधनों का उपयोग कर विकास करता है, और पर्यावरण के विभिन्न गतिविधियों को समझने के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता होती है। अक्षमता, रुचि एवं व्यक्तित्व से पर्यावरण को समझना, सविवेक चिंतन और किसी चुनौतियों का सामना होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग संभव नहीं है। तो ऑप्शन बुद्धि जो यहाँ पर ये माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति का नैसर्गिक या स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली तात्क्षणिक व्यवहारपरक घटनाओं का व्यवस्थित, संगठित तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख किस मनोवैज्ञानिक विधि में तैयार किया जाता है? प्रेक्षण, आत्म प्रतिवेदन, व्यक्ति अध्ययन या साक्षात्कार में? और यह किया जाता है ऑप्शन 1 में, प्रेक्षण में। तो किसी व्यक्ति का नैसर्गिक या स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली तत्क्षणिक व्यवहार पर घटनाओं का व्यवस्थित, संगठित, वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख प्रेक्षण विधि में ये किया जाता है। और प्रेक्षण शब्द का जो प्रयोग है ये सर्वप्रथम सुप्रसिद्ध मनोविश्लेषणवादी हैं सिगमंड फ्रायड। तो इन्होंने 1849 में इसका प्रयोग किया था। और प्रेक्षण का अर्थ अचेतन मन में दबे संवेगों, भावनाओं आदि को किन्हीं व्यवहारों के माध्यम से बाहर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया में सामान्यतः प्रयोजन निष्क्रिय होता है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, संज्ञानात्मक या साधनात्मक अनुबंधन? ये सभी जो यहाँ पर ये मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अनुबंधन के सिद्धांत दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसमें कौन सा ये माना गया है? और इसमें माना गया है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत।
तो ये जो शास्त्रीय अनुबंधन की जो अधिगम प्रक्रिया है, इसमें सामान्यतः प्रयोजन निष्क्रिय होता है। और ये जो आईपी पावलोव जो है, इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किन का है ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत? ये है आईपी पावलोव का। और इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम में उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित होता है। पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रयोग एक कुत्ते पर किया था। आपने इनका वो प्रयोग पढ़ा होगा, जिसमें जो एक जीभ पर प्रकनली डाल देते हैं और फिर उसमें जो लार जो टपकती है उसका फिर वो परीक्षण किया जाता है। तो इन्होंने जो एक कुत्ता जो है उसके ऊपर इसका प्रयोग किया था। और पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रयोग एक कुत्ते पर किया। और प्रेरणा, पुनरावृत्ति, समय का सन्निकटता, नियंत्रित वातावरण शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की स्मृति को अस्क्रिय स्मृति कहा जाता है? संवेदी, लघुकालीन, दीर्घकालीन या संचयन? और इसमें रहेगा ऑप्शन 3 है दीर्घकालीन स्मृति। तो दीर्घकालीन जो स्मृति है इसको सामान्यतः अस्क्रिय स्मृति कहा जाता है। संवेदी स्मृति एवं लघुकालीन स्मृति को सक्रिय स्मृति कहा जाता है। स्मृति का संचयन संभव नहीं है, अतः दीर्घकालीन स्मृति अस्क्रिय होती है, परंतु स्मृति पटल पर लंबे समय तक ये विद्यमान रहती है और श्रवण करने पर इसे पुनः सक्रिय किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर उपलब्धि की आवश्यकता से। ये जन्मजात अभिप्रेरक है, जैविक है, अर्जित है या सुरक्षा अभिप्रेरक है? तो उपलब्धि की जो आवश्यकता है ये अर्जित अभिप्रेरकों में मानी गई है। कोई भी उपलब्धि जन्मजात या जैविक अभिप्रेरणा का घोतक नहीं होती, बल्कि अर्जित की जाती है। इसलिए उपलब्धि के लिए अर्जित अभिप्रेरक की आवश्यकता होती है। और अभिप्रेरक से रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जो उपलब्धि को हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लघुकालीन स्मृति के संदर्भ में सही है? इसकी संचयन शक्ति सीमित होती है, संचयन शक्ति असीमित है, और इसकी जो अधिकतम अवधि है ये 20 से 30 सेकंड की होती है। तो ये कोट वाला जो यहाँ पर क्वेश्चन है और इसमें माना गया है ऑप्शन 1 और 3 को। तो ये जो लघुकालीन स्मृति है इसकी संचयन शक्ति सीमित होती है तथा इसकी अधिकतम अवधि 20 से 30 सेकंड की होती है। लघुकालीन स्मृति थोड़े समय के लिए सक्रिय, आसानी से उपलब्ध स्थिति में एक छोटी राशि को धारण करने की क्षमता है। तो आपने देखा होगा कुछ नंबर या कुछ कोडिंग ऐसे होते हैं जिन्हें आप थोड़े समय के लिए याद रख पाते हैं, तो वो इसी के अंतर्गत मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ना भी नहीं चाहता हो और साथ ही परीक्षा में असफल भी नहीं होना चाहता हो, तो ऐसी परिस्थिति में वह किस संघर्ष का सामना कर रहा है? उपागम, परिहार उपागम, बहु उपागम। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है परिहार संघर्ष जैसे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सृजनात्मक चिंतन की दी गई 4 अवस्थाओं का सही क्रम। ये जो एक सृजनात्मक वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो सृजनात्मकता से संबंधित क्वेश्चन आपने जरूर याद कर लेने हैं। तो सृजनात्मक चिंतन की दी गई 4 अवस्थाओं का सही क्रम इनमें से कौन सा है? और सही क्रम जो है ऑप्शन 4 ये माना गया है, आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन और प्रमाणिका। और ये जो सृजनात्मकता जो है इसके संदर्भ में जो जेपी गिलफोर्ड जो महोदय थे, इन्होंने इसे 2 भागों में बांटा था, अभिसारी चिंतन एवं अपसरण चिंतन। अभिसारी चिंतन में व्यक्ति रूढ़िवादी होती है उससे चलता हुआ सही निष्कर्ष तक पहुँचता है, और अपसरण चिंतन में व्यक्ति भिन्न भिन्न दिशाओं में चिंतन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार की तर्कणा में व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों एवं तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुँचने की कोशिश करता है। आगमनात्मक, निगमनात्मक, आलोचनात्मक या सादृश्यवाची। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ये निगमनात्मक जो है इसे माना गया है। निगमनात्मक प्रकार की तर्कणा में व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों तथा तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुँचने की कोशिश करता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने को निगमनात्मक प्रक्रिया कहा गया है। तो ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है, निगमनात्मक और आगमनात्मक वाला। तो निगमनात्मक जो है ये सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने की प्रक्रिया है और इसके द्वारा अनुमान के लिए कम समय से अधिक सामान्य का निष्कर्ष निकाला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, तर्कणा के महत्वपूर्ण सोपान जो है उनका क्रम इनमें से क्या है?
समस्या की पहचान करना, अनुमान के अनुसार प्रयोग करना, आंकड़ों का संग्रहण करना, अनुमान पर पहुंचना या निर्णय लेना। तो ये भी जो यहाँ पर ये कोट में से है और इसमें जो ऑप्शन 2 को माना गया है 1 2 3 4 5। तो इसमें सही क्रम जाइए 1 3 4 2 और 5, इस प्रकार से इनका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर शाब्दिक कौशल सामान्यतः अर्जित किए जाते हैं याद करके, दोहराकर, पुनः याद करके या वस्तुओं को पहचान कर। तो शाब्दिक कौशल सामान्यतः अर्जित किए जाते हैं और ये भी जो यहाँ पर कोट वाला क्वेश्चन है और इसमें रहेगा ऑप्शन 2 ये 1 2 3 और 4। तो इसे हम याद करके, दोहराकर, पुनः याद करके वस्तुओं को पहचान कर अर्जित करते हैं और शाब्दिक कौशल के माध्यम से ज्ञान अर्जित किया जाता है। ये ज्ञान क्रम से इसी क्रम में अर्जित किया जाता है। इसके माध्यम से अर्जित ज्ञान को दीर्घकालीन तक संचय करके रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा यहाँ पर लड़कियां मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती हैं और पारिवारिक संबंधों को वहीं लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं। तो यहाँ पर ये रिक्त स्थान है जिसमें फिल करना है और रिक्त स्थान जो है इसमें माना गया है ऑप्शन 1 को। तो लड़कियां मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती हैं पारस्परिक और पारिवारिक संबंधों को, वहीं लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा को। नेक्स्ट है यहाँ पर भी जो है एक कोट वाला क्वेश्चन है सकारात्मक संवेगों को निम्न उपायों से बढ़ाया जा सकता है। तो वो उपाय कौन से हैं और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3 1 और 2। तो तनाव मुक्त करने वाले व्यायाम जैसे ध्यान और योग से और प्रतिदिन की गतिविधियों में प्रसन्नता और संतोष की खोज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर विद्यालय में नामांकन के पश्चात विद्यालय जाना छोड़ देने वाले बच्चे के जो अनुपात है उसे क्या कहा जाता है। तो नामांकन के बाद विद्यालय जो जाना छोड़ देते हैं इस प्रकार का अनुपात, और इस प्रकार का जो अनुपात है उन्हें ड्रॉप आउट रेट कहा गया है। तो विद्यालय में नामांकन के बाद कुछ बच्चे आर्थिक एवं पारिवारिक कारणों से विद्यालय जाना छोड़कर रोजगार में लग जाते हैं ताकि अपने परिवार की आर्थिक तंगहाली को दूर कर सके और इस कारण उन्हें विद्यालय जाना छोड़कर पैसा कमाना पड़ता है और भारत में निर्धन परिवार में ड्रॉप आउट रेट ये अधिक पाया जाता है। तो ड्रॉप आउट रेट इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर सनेलन चार्ट, इसका संबंध किससे है। दृष्टिबाधिता से, श्रवणबाधिता, अधिगम या शारीरिक अक्षमता से। तो सनेलन चार्ट जो है इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ये दृष्टिबाधिता से माना गया है। डच आँख रोग विशेषज्ञ हैं हरमन सनेलन। तो इन्होंने 1862 में सनेलन चार्ट विकसित किया था और सनेलन ने ये 5x5 5x5 ग्रिड इकाई संकेत का प्रयोग करते हुए सनेलन चार्ट विकसित किया था। तो ये इकाई है 5x5, ये भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के शिक्षण हेतु मल्टेंसरी अप्रोच का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये मल्टेंसरी अप्रोच यहाँ पर इसे क्या तात्पर्य है और इससे जो यहाँ पर अभिप्राय लिया गया है ये रहेगा दृश्य, श्रवण, गंध और स्पर्श से। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे ने अप्रोच के माध्यम से आसानी से अधिगम करने में सक्षम होते हैं और इससे उनके समज्ञानात्मक विकास में भी वृद्धि होती है और वे आसानी से किसी भी आभासी ज्ञान को समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट प्रारूप निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा करता है। शिक्षा क्रम व शिक्षण शास्त्र रटने के बजाय बच्चों को सिखाया कैसे जाए या सिखाने में सक्षम बने। 19वीं सदी के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान व मूल्य विकसित किए जाएं। उच्च माध्यमिक कक्षाओं में बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाया जाए। आकलन बच्चे के सीखने व विकास में सहायता करने वाला तथा रटने पर जोर देने वाला हो। तो इसमें जो ये रहेगा ऑप्शन 1 कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी 2019 इसके ड्राफ्ट प्रारूप में शिक्षा क्रम एवं शिक्षण शास्त्र रटने के बजाय बच्चों को सिखाया कैसे जाए या सिखाने में सक्षम बनाने से संबंधी अनुशंसा करता है और इस नवीन विधा इसका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को अधिक व्यवहारिक और प्रयोगार्थी बनाना है ताकि रटने के स्थान पर अनुसरण और स्मृति युक्त अधिगम प्रक्रिया को क्रियान्वित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर एक कथन सत्य है। तो इनमें से सही आपने बताना है और सही रहेगा हमारा ऑप्शन 2 ये कि मार्गदर्शन व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में दिया जा सकता है।
क्योंकि इसमें किसी खास व्यक्ति का आवश्यकता पड़ने पर मार्गदर्शन दिया जाता है और सामूहिक मार्गदर्शन में सभी वर्गों की भागीदारी होती है और इसमें सभी को समान रूप से मार्गदर्शन दिया जाता है। नेक्स्ट है, जब परीक्षाएं समीप हो तो शिक्षक को इनमें से क्या करना चाहिए। तो जैसे एग्ज़ाम पास आ जाते हैं तो एक शिक्षक के लिए इनमें से क्या कार्य करना जरूरी होता है। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ये ऑप्शन 3 हमारा रहेगा, विद्यालयों में कोर्स पूरा करने के लिए अधिक समय देना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों की परेशानी भी दूर हो जाती है और साथ ही परीक्षा में अच्छे अंक आने की संभावना भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है। सहयोग पर व्याख्यान द्वारा, समूह कार्य के द्वारा, सहयोग पर चित्र दिखाकर, व्यक्तिगत सृजनात्मक कार्य के द्वारा। और इसमें जो रहेगा ऑप्शन 2 हमारा, समूह कार्य के द्वारा। तो विद्यार्थियों में सहयोग की भावना सामान्यतः समूह कार्य के द्वारा विकसित की जा सकती है और सहयोग पर व्याख्यान द्वारा, चित्र दिखाकर एवं व्यक्तिगत सृजनात्मक कार्य के द्वारा सहयोग की भावना का विकास संभव नहीं है। तो समूह कार्य से विद्यार्थियों में रचनात्मक विकास होता है। अगर बच्चे जो है इकट्ठे एक साथ मिलकर किसी काम को करते हैं तो उस काम को जल्दी सीख लेते हैं, इससे जो अनुकरण भी होता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के प्रश्नों के आधार पर एक शिक्षक को विद्यार्थी के प्रदर्शन को मूल्यांकित करना चाहिए। वस्तुनिष्ठ, निबंध, लघु उत्तरीय या इन सभी पर। तो किस प्रकार के प्रश्नों के आधार पर एक शिक्षक को विद्यार्थी के प्रदर्शन को मूल्यांकित करना चाहिए, और यह है इन सभी पर, वस्तुनिष्ठ, निबंध और लघु उत्तरीय प्रश्नों के आधार पर। नेक्स्ट है, जब बच्चे सहयोग करना सीखते हैं तो वह विकसित करते हैं सहकारिता, टीम भावना, सामाजिक अभिवृद्धि या इन सभी को। तो जब जैसे बच्चे सहयोग करना सीखते हैं तो वो विकास करते हैं इन सभी का। सहयोग करके सीखने के दौरान बच्चे सहकारिता, टीम भावना एवं सामाजिक अभिवृद्धि का भी विकास करते हैं। इससे बच्चों में नेतृत्व की जो भूमिका उभरती है और उनके कार्य और कौशल में गुणोत्तर भी वृद्धि होती है। तो ये वही है मिलकर काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत देता है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन 3 है, उत्तर को विद्यार्थी की सहायता से सही कराना चाहिए। कि जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत दे देता है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उत्तर को विद्यार्थियों की सहायता से सही कराए, और शिक्षक को विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कहा जाता है। अतः विद्यार्थी की परेशानी को दूर करने में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। कोई जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो विद्यार्थी के माध्यम से ही जा उसे सही किया जाना चाहिए। तो दोस्तों थे हमारे यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों इस वीडियो की जो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।